नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं एक नए तेवर, नए कलेवर के साथ नया सवेरा के बेहद विशेष अंक को लेकर। मैं हूं शैला निगार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी भावना। धन्यवाद शैला। सुप्रभात, अवे गुड मॉर्निंग टू ऑल आवर व्यूअर्स। अगले 1 घंटे में हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें और साथ ही होगी फिल्म, साहित्य, संगीत और जीवन के संघर्षों से जुड़ी कुछ कहानियां। आपको बताएंगे कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज पुर्तगाल के दौरे पर हैं और अपने समकक्ष के साथ बातचीत करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री भी पैरा एशियन गेम्स में जो खिलाड़ी जीत कर आए हैं उनके साथ संवाद करेंगे। बात होगी इजराइल हमास संघर्ष की और खेल की खबरों की। और हमेशा की तरह नया सवेरा में आज के अंक में भी शुरुआत करते हैं शुभ विचार के साथ, यानी कि संस्कृत में सुभाषितम के साथ। माता शत्रुः पिता वैरी येन बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। इसका अर्थ है कि वो माता पिता शत्रु कहलाते हैं जो अपने बच्चों को शिक्षित नहीं करते, क्योंकि जिस प्रकार हंसों के बीच बगुले की कोई शोभा नहीं होती, वैसे ही विद्वानों की सभा में अनपढ़ व्यक्ति की कोई पहचान नहीं होती। तो इतने शुभ विचार के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं आज के नया सवेरा की। और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आज सियाचिन बेस कैंप का दौरा और सैनिकों के साथ बातचीत करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। स्वयं सहायता समूहों और स्थानीय आदिवासियों के साथ भी संवाद का है कार्यक्रम। भारत बांग्लादेश के प्रधानमंत्री आज संयुक्त रूप से करेंगे 3 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन। दोनों देशों को जोड़ने वाले 2 रेल प्रोजेक्ट और 1 मेगा पावर प्लांट का होगा शुभारंभ। मध्य प्रदेश के महासंग्राम में आज उतरेंगे शिवराज, प्रहलाद और स्टार प्रचारकों की फौज। कमलनाथ में भी झोंकी ताकत, मिजोरम में राजनाथ सिंह और छत्तीसगढ़ में खड़गे करेंगे प्रचार। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने की पुर्तगाली समकक्ष के साथ बैठक। द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग में प्रगति समेत भारत प्रशांत और मध्य एशिया पर हुई चर्चा। प्रधानमंत्री आज शाम एशियाई पैरा गेम्स में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय दल से करेंगे संवाद। भारत ने 29 स्वर्ण सहित जीते हैं कुल 111 पदक। आईसीसी विश्व कप में सेमीफाइनल की दावेदारी मजबूत करने उतरेगी न्यूजीलैंड दक्षिण अफ्रीका की टीम। कल पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 7 विकेट से दी मात। तो ये तो थी हेडलाइंस। आइए सबसे पहले अब देख लेते हैं देश भर से कुछ खास खबरें। जी बिल्कुल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लद्दाख के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। राष्ट्रपति आज सियाचिन बेस कैंप का दौरा करेंगी और सैनिकों से बातचीत करेंगी। इसके अलावा वे लेह में नागरिक अभिनंदन समारोह में भी शामिल होंगे। राष्ट्रपति स्वयं सहायता समूह के सदस्यों और स्थानीय आदिवासियों के साथ भी बातचीत करेंगी। इससे पहले कल राष्ट्रपति लद्दाख के स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुई थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना आज भारत की सहायता से तैयार 3 विकास परियोजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संयुक्त रूप से उद्घाटन करेंगे। 3 परियोजनाओं में अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल संपर्क, खुलना मोंगला बंदरगाह रेल लाइन और मैत्री सुपर थर्मल बिजली संयंत्र की इकाई 2 शामिल है। अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल संपर्क परियोजना भारत सरकार द्वारा
बांग्लादेश को दी गई 392.52 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता के तहत तैयार की गई है। बांग्लादेश में 6.78 किलोमीटर लंबी दोहरी गेज रेल लाइन और त्रिपुरा में 5.46 किलोमीटर लंबी रेल लाइन के साथ रेल संपर्क की कुल लंबाई 12.24 किलोमीटर है। और आइए अब खबरें देख लेते हैं चुनावी राज्यों से। जनादेश में शुरुआत मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के महासंग्राम की बात करें तो आज भी यहां दिग्गज चेहरे और स्टार प्रचारकों की फौज चुनावी रण में देखने को मिलेगी। मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर से सत्ता में लौटने की चाहत के लिए ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां कर रहे हैं। आज शिवराज अनूपपुर के पुष्पराजगढ़ के अलावा डिंडोरी विधानसभा के महिंदवानी में और फिर दोपहर बाद सिवनी के घनसौर में स्थानीय कार्यक्रम और जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इसके अलावा बीजेपी के लिए केंद्रीय मंत्री और प्रदेश चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल सागर में बीना विधानसभा के भानगढ़ में सभा करेंगे। खुरई और बंडा विधानसभा के ग्राम शाहगढ़ में बैठक लेंगे। विदिशा में सिरोंज विधानसभा में भी रैली का आज कार्यक्रम है। साध्वी निरंजन ज्योति भी आज निवाड़ी और जतारा में रैली करेंगी। बात करें कांग्रेस की तो कमलनाथ और उनके साथ तमाम बड़े नेता चुनावी समर में तैनात होंगे। कमलनाथ आज नरसिंहपुर और सागर का दौरा करेंगे और करेली समेत कई इलाकों में रैली करेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर भी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। वहीं कांग्रेस के दो दिग्गजों के बीच का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। कुर्ताफाड़ टिप्पणी से शुरू हुई कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की द्वंद्व में बीजेपी को कांग्रेस पर हमला का मौका मिला है। इस बीच कमलनाथ द्वारा मध्य प्रदेश को चौपट प्रदेश कहने पर भी सियासत गरमा गई है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस पार्टी के दो दिग्गजों कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच बढ़ती दूरियों से पार्टी चिंतित है। कहा जा रहा है कि मतभेद दूर करने के लिए दोनों नेताओं को दिल्ली तलब किया गया। अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस मामले पर तंज कसा है। अभी जय और वीरू की जोड़ी है जिसको दिल्ली बुलाया गया। अब वो कहते हैं कि भाजपा भ्रम फैला रही है। जैसा मैंने अखबारों में देखा भाजपा भ्रम फैला रही है, तो फिर दिल्ली क्यों बुला रही है? हालांकि मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने दिल्ली में हुई बैठक में इस तरह की किसी चर्चा से इनकार किया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि दिग्विजय सिंह के साथ नाराजगी जैसी कोई बात नहीं है। दौरा राहुल जी का, प्रियंका जी का, खड़गे जी का, इस विषय में हमारी मीटिंग है। सर कुछ नाराजगी थी वो खत्म हो गई। नाराजगी की तो बात ही नहीं थी, ये तो दौरों की बात थी। इस बीच कमलनाथ द्वारा मध्य प्रदेश को चौपट प्रदेश कहने पर भी सियासत गरमा गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये प्रदेशवासियों का अपमान है और जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। चौपट प्रदेश कहना मध्य प्रदेश का अपमान है, मध्य प्रदेश की जनता का अपमान है। अरे शिवराज से बैर है राजनीतिक, तो अब मेरा अपमान करो ना, मुझे गालियां दो। मध्य प्रदेश का अपमान क्यों करते हो? विदिशा जिले में जनसभा को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने कहा था कि 18 सालों में मध्य प्रदेश चौपट प्रदेश बन गया है। इस बीच जनता की ओर से फैसला सुनाने से पहले ही कांग्रेस सांसद नकुलनाथ दावा कर रहे हैं कि उनके पिता कमलनाथ ही सीएम बनेंगे, तो बीजेपी भी अपने काम के दम पर चुनावों में जीत का दावा कर रही है। 7 तारीख को भोपाल जरूर आइएगा कमलनाथ जी के शपथ ग्रहण। हमने काम किया है, वादे पूरे किए हैं, और वहां जिन्होंने 2018 में वचन किए थे राहुल गांधी जी को बुलाकर, चूंकि राहुल गांधी को बुलाने की अब दम बची नहीं, इसलिए प्रियंका जी बुला के नए वादे किए जा रहे हैं।
काम किया नहीं, इसलिए डर रहे हैं चुनाव हारने के लिए। अभी से दिग्विजय सिंह जी ने ईवीएम का रोना शुरू कर दिया है। तो ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी अपनी हार स्वीकार कर चुकी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी प्रचंड जीत के साथ जनता का आशीर्वाद पुनः पाने की दिशा में आगे बढ़ गई है। राजनीतिक पार्टियों के इन दावों के बीच फैसला तो मध्य प्रदेश की जनता को ही करना है कि कौन प्रदेश की कमान संभालेगा और कौन मुख्यमंत्री बनेगा। अजय द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के उस पार ये सफर जारी है, आप देखते रहिए नया सवेरा। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। होंगे बच्चे स्वस्थ भले भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। अरे रामदयाल, तेरी उपज का क्या हुआ? अरे औने पौने दाम मिल रहे थे इसलिए नहीं बेची। और तुम्हारी उपज? मेरी उपज ये रही मेरे मोबाइल में एकदम सुरक्षित। अरे ये तो कोई रसीद लगती है। कोई रसीद नहीं, डिजिटल रसीद है जो WDRA से पंजीकृत वेयर हाउस में उपज रखने से मिलती है। WDRA? WDRA भारत सरकार की एक संस्था है जो अच्छे और सुव्यवस्थित वेयर हाउसों को पंजीकृत करता है। अच्छा, अब तुझे इस रसीद का कमाल दिखाता हूँ, चला। देखा, इस रसीद पर बैंक से लोन हो गया। ये तो कमाल हो गया। कमाल तो अभी और भी है भैया। देखो, जब और जहाँ उपज के अच्छे दाम मिलेंगे, उपज बेच दूंगा और फिर बैंक का सारा लोन भी चुकता कर दूंगा। अरे वाह मुन्नी। पापा, आप मेरा नया बैग लाए? हाँ, ये रहा तुम्हारा नया बैग। और तुम्हारे लिए झुमके। WDRA का प्रयास, किसानों का आर्थिक विकास। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए। बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा, इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। समझकर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। नया सवेरा देख रहे हैं आप और बात कर रहे हैं हम मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की। अजीत द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के लिए। अजीत, सुप्रभात। बात करें अगर हम आज के दिन की, तो राजनीतिक लिहाज से देखा जाए आज का दिन काफ़ी गहमा गहमी भरा रहने वाला है। कई दिग्गज चेहरे, स्टार प्रचारक आज चुनावी रण में नजर आएंगे मध्य प्रदेश में। बिल्कुल, देखिए जैसे जैसे दिन नजदीक आ रहे हैं वैसे चुनाव प्रचार भी जो है तेज होता जा रहा है और झूठों को मनाने का भी दौर जो है वो चल रहा है, क्योंकि 2 तारीख तक जो है वो नाम वापस लेने की तिथि है। उसके बाद जो है नाम वापस नहीं ले जाएंगे। फाइनल जो है सूची जारी हो जाएगी कि कौन कौन प्रत्याशी कहाँ पर किसके किसके सामने उतरा हुआ है। तो दोनों ही दल जो है कोशिश कर रहे हैं कि जो रूठे हुए हैं, जिन्होंने अपना नॉमिनेशन दाखिल कर दिया है, निर्दलीय दाखिल कर दिया है या किसी पार्टी की तरफ से दाखिल कर दिया है, उनको जो है पहले मनाया जाए, जिस तरीके से डैमेज कंट्रोल जो है वो किया जाए। क्योंकि पिछले लोकसभा विधानसभा चुनाव में 2018 की बात की जाए तो उस समय बड़ी संख्या में निर्दलीय प्रत्याशियों ने दोनों ही पार्टियों को नुकसान पहुंचाया था, जिस कारण से बहुत कम जीत हार का अंतर जो है कई जगहों पर रहा था, कई जगहों पर हार भी हुई थी। तो ये भी कोशिश की जा रही है। साथ ही जो चुनाव प्रचार है वो भी जो है इस समय अपने चरम पर है, क्योंकि बहुत कम समय बचा है मध्य प्रदेश में। अब 17 नवंबर को वोटिंग है और उसको देखते हुए बीच में त्योहार भी है, दिवाली का त्योहार भी बीच में आ रहा है, तमाम भाई दूज का त्योहार आ रहा है। तो उसको देखते हुए भी चुनाव प्रचार तेज हो गया है और दोनों ही दल कोशिश कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा जाए। देखिए, इस समय चुनाव में बहुत ज्यादा कोलाहल दिखाई नहीं दे रहा है, बहुत ज्यादा शोर दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन डोर टू डोर जो है कैंपेनिंग बहुत ज्यादा चल रही है। जो प्रत्याशी हैं वो डोर टू डोर जाकर मतदाताओं को रिझाने का काम कर रहे हैं, वहां पर अपनी बातें वहां पर रख रहे हैं। जो बड़े नेता हैं वो रैलियां कर रहे हैं, छोटी छोटी सभाएं कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा दूरी तय की जाए, ज्यादा से ज्यादा विधानसभाओं में पहुंचा जाए और वहां पर मतदाताओं से वहां पर अपनी बात की जाए। तो मध्य प्रदेश में इस समय चुनाव बिल्कुल जोरों पर है और आने वाले कुछ दिनों में और जो स्टार प्रचारक जो हैं, जो कि बड़े नेता हैं, उनके दौरे बढ़ने वाले हैं। 8 और 9
नवंबर को कांग्रेस की जो लीडर है प्रियंका गांधी, उनका यहाँ पर दौरा है। उसके बाद में जो केंद्रीय मंत्री कई हैं उनका यहाँ पर मध्य प्रदेश में दौरा है। तो लगातार देखिए दौरा चल रहा है और प्रस्तावित है, और कोशिश की जा रही है कि दिवाली के पहले जो है वो कैंपेनिंग जो है पूरी तरीके से जो है अपने जो भी महत्वपूर्ण दौरे हैं वो हो जाए, क्योंकि दिवाली के बाद बहुत कम समय बचेगा। उस त्योहारों के समय बहुत ज्यादा कैंपेनिंग जो है उतनी हो नहीं पाती है, और क्योंकि तमाम लोग छुट्टी के मूड पे होते हैं, तो इसे दोनों ही पार्टियां कोशिश कर रही है। हालांकि अभी जो है अंदर खाने की खबर ये है कि कांग्रेस में जो है दोनों ही जो बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता है मध्य प्रदेश में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, वो दोनों के बीच में विवाद खत्म करने के लिए लगातार जो आला कमान है दिल्ली में उनको तलब कर रहे हैं, वहां पर बैठकें चल रही हैं। और कल जो है दोनों नेता जो है वो दिल्ली में रहे हैं, और वहां पर कोशिश की जा रही है कि जो कुर्ताफार राजनीति जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो के समय सामने आई थी, वो जो है उस पे लगाम लगे, और चुनाव में जो है बहुत ज्यादा ये गुटबाजी खुल के सामने ना आए, क्योंकि इस कारण से कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान हो रहा है, और उसके जो सपोर्टर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं डिमोटिवेटेड हैं। तो कांग्रेस ये कोशिश कर रही है, हालांकि अदावत जो है कांग्रेस में ये बहुत पुरानी है, और ये अदावत जो है अजीत, साथ ही मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आज मध्य प्रदेश का 68वां स्थापना दिवस भी है, और सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि आज ही के दिन, क्योंकि ये ऐतिहासिक मौका है, तो बीजेपी अपना घोषणा पत्र भी जारी कर सकती है। तो क्या ऐसी खबरें हैं क्या कि आज बीजेपी अपना घोषणा पत्र जारी कर सकती है? जी हाँ, बीजेपी ने तो अभी तक कोई ऐसा संकेत नहीं दिया है, लेकिन सूत्र के हवाले से खबरें निकल के आ रही हैं, क्योंकि 1 नवंबर 1956 को ही मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी, और 2020 को छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी, 1 नवंबर का ही दिन था। तो बीजेपी को ऐसी खबरें अंदर से आ रही है कि बीजेपी घोषणा पत्र जारी कर सकती है, क्योंकि बहुत कम समय बचा है चुनाव को लेकर। लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक जो है वो घोषणा बीजेपी ने नहीं करी है, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि आज का दिन क्योंकि बहुत अच्छा है, और 1 नवंबर जो है बीजेपी का स्थापना दिवस भी, मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस भी है, तो इसलिए बीजेपी अपना जो मैनिफेस्टो जारी कर सकती है। वैसे भी क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है, तो उसको देखते हुए आज पूरी संभावना है कि बीजेपी जो है अपना जो मैनिफेस्टो है, जो घोषणा पत्र है, वचन पत्र है, वो आज जारी कर सकती है। हालांकि अभी तक कोई भी आधिकारिक सूचना जो है वो बीजेपी की तरफ से नहीं आई है, लेकिन आज पूरी संभावना है कि घोषणा पत्र सामने आ सकता है। ठीक बात। तो बिल्कुल चुनावी जो है इस समर में तमाम नेता, तमाम दिग्गज अपने अपना किस्मत आजमाने के लिए उतरे हुए हैं, और ऐसे में भावना देखने वाली बात यह है कि कांग्रेस जो है जुबानी बयानबाजी में फंसी हुई है, और उस मनमुटाव को दूर करने के लिए अब जो दिल्ली है वो भी उसके साथ कूद पड़ा है। बिल्कुल, तो अगले महीने तय होगा कि किस तरीके ये की जो चुनावी बयार है वो आगे बढ़ेगी जब मतदान करने जनता पहुंचेगी। आइए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। चुनाव के एन मौके पर वरिष्ठ बीजेपी नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का मिजोरम दौरा है। आज वो बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। 7 नवंबर को मिजोरम में चुनाव है, और उससे पहले बीजेपी समेत तमाम दलों के नेताओं ने प्रचार अभियान में पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं छत्तीसगढ़ में भी चुनावी अभियान तेज हो गया है, और इस बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज छत्तीसगढ़ जाएंगे, जो सुकमा के कोंटा और महासमुंद में आम सभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूद रहेंगे। पहले चरण में बस्तर संभाग के 12 सीटों पर मतदान होने हैं। फिलहाल सभी सीटों पर इस समय कांग्रेस का कब्जा है। तो आइए अब बात कर लेते हैं तेलंगाना विधानसभा चुनावों की। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज तेलंगाना में अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे। राहुल हर रैली में तेलंगाना की केसीआर सरकार पर हमला बोल रहे हैं, और कह रहे हैं कि चुनाव के बाद जैसे ही कांग्रेस की सरकार आएगी, तेलंगाना के सच्चे भविष्य और सच्चे सपने की शुरुआत होगी। उधर तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर कांग्रेस का मजाक उड़ा रहे हैं। सूबे की 119 विधानसभा सीटों के लिए एक चरण में 30 नवंबर को मतदान होगा। बात करें राजस्थान विधानसभा चुनाव की, तो इसके लिए कांग्रेस ने कल रात प्रत्याशियों की 2 सूची जारी की। चौथी सूची में 56 और थोड़ी देर बाद जारी की गई 5वीं सूची में 5 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। इस तरह 5वीं और चौथी सूची के कुल 61 प्रत्याशी मिलाकर कांग्रेस ने अब तक 156 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं। वहीं भाजपा ने अब तक सिर्फ 124 प्रत्याशी ही घोषित किए हैं। कांग्रेस की ताज़ा सूची में फुलेरा से विद्याधर चौधरी, जैसलमेर से रूपाराम मेघवाल, पोखरण से शाले मोहम्मद, आसिन से हंगामी लाल मेवाड़ा और जहाजपुर से धीरज गुर्जर के नाम शामिल हैं।
आसिन को छोड़कर कांग्रेस ने बाकी चारों सीटों पर उम्मीदवारों को दोबारा मौका दिया है। उदयपुर से राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव बल्लभ को उम्मीदवार बनाया गया है। जसवंत सिंह के बेटे मानवेंद्र सिंह को सिवाना से टिकट मिला है। ये टिकट राहुल गांधी के कोटे का माना जा रहा है। 2 मुस्लिम प्रत्याशियों इरफान खान और अमीन खान को भी टिकट दिया गया है। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में लुभावने चुनावी वायदों को लेकर राजनीतिक दलों में होड़ लगी है। कांग्रेस सभी चुनावी राज्यों में अब लुभावने वायदों की गारंटी दे रहे हैं। बीजेपी ने इस पर ऐतराज जताया है और राजस्थान में तो चुनाव आयोग से शिकायत भी की है। वहीं छत्तीसगढ़ में भी भूपेश बघेल की ओर से की जा रही लुभावनी घोषणाओं पर संग्राम छिड़ गया है। चुनावी राज्यों में कांग्रेस की ओर से दी जा रही गारंटी पर सियासी घमासान मचा हुआ है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 7 गारंटियां देने के बाद अब लोगों से मोबाइल नंबर पर मिस्ड कॉल करवाकर इनका लाभ लेने के लिए पंजीकरण करवा रहे हैं, जिसे लेकर बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। बीजेपी का कहना है कि इस तरह से योजनाओं का प्रलोभन देकर पंजीकरण करवाना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। साथ ही बीजेपी ने कांग्रेस से ये भी पूछा है कि इन गारंटियों के वित्तीय प्रबंधन का रोड मैप क्या होगा। महिला जानना चाहती है कि जो आपने प्रॉमिसेस पहले किए थे वो पूरे क्यों नहीं हुए। जिस तरह की स्थिति है सिर्फ अनाउंस करने से कुछ नहीं होगा। जो वित्तीय स्थिति राजस्थान के अंदर अभी चल रही है उससे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले समय में जो घोषणाएं की गई हैं उनकी पूर्ति नहीं हो सकती। हम इतना डिमांड करते हैं कांग्रेस पार्टी से कि जो गारंटीज दे रहे हैं उनका रोड मैप क्या होगा, किस तरह से वित्तीय प्रबंधन करोगे। हालांकि चुनाव में जीत के लिए कांग्रेस मिस्ड कॉल के बाद अब इन गारंटियों को राजस्थान में प्रचारित करने के लिए कांग्रेस गारंटी यात्रा शुरू करने जा रही है। उधर छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस फिर से किसान कर्ज माफी समेत कई लुभावने वादे जनता से कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता रमन सिंह ने कहा है कि भूपेश बघेल को अब ये एहसास हो गया है कि उनकी सरकार जाने वाली है, इसीलिए ऐसी घोषणाएं कर रहे हैं। अब इनको अपनी भूपेश को ये एहसास हो गया है कि कुर्सी जा रही है, सरकार जा रही है। अब रोज नई घोषणा करके बचना चाहते हैं, मगर छत्तीसगढ़ की जनता को मालूम है 40 दिन के मुख्यमंत्री हैं ये, इनकी घोषणाएं का कोई महत्व नहीं। हालांकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे हैं कि उन्होंने तो 17 घोषणाएं कर दी हैं, बीजेपी को कम से कम एक घोषणा तो करनी ही चाहिए। भैया हम लोग 17 तो कर दिए। राहुल जी ने घोषणा की, गारंटी दी, प्रियंका जी ने गारंटी दी, हम सब ने गारंटी दी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से एक हाथ तो आता है। मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम में भी कांग्रेस इसी तरह की गारंटी दे रही है। बीजेपी का कहना है कि बाकी पार्टियां चुनाव जीतने के लिए सरकारी खजाने की परवाह किए बिना ऐसे वादे कर रही हैं जिनको पूरा करना संभव नहीं है। बीजेपी ऐसे वादे नहीं करती। The promises, all those toll claims made by other political parties cannot be fulfilled, so their promises are merely an election or political stunt. चुनाव आयोग भी इस तरह के लुभावने वादों को लेकर राजनीतिक दलों को कई बार आगाह कर चुका है। जयपुर से मुरारी गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और नया सवेरा में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए डीडी न्यूज। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है,
खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। ब्रेक के बाद नया सवेरा में आप सभी का स्वागत है और अब बात आदिवासी योद्धा भगवान बिरसा मुंडा के योगदान की। जी बिल्कुल, स्वाधीनता के लिए मां भारती के लिए बलिदान हुए आदिवासी योद्धा भगवान बिरसा मुंडा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते रविवार को अपने मन की बात कार्यक्रम में याद किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आने वाले 15 नवंबर को पूरा देश जनजातीय गौरव दिवस मनाएगा। ये विशेष दिन भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती से जुड़ा हुआ है। देखते हैं भगवान बिरसा मुंडा के जीवन पर हमारी ये खास रिपोर्ट। 15 नवंबर सन 1875 झारखंड के उलीहातू की धरती पर अंग्रेजों के विरुद्ध उलगुलान क्रांति का बिगुल फूंकने वाले बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। जनमानस में धरती आबा के रूप में विराजमान भगवान बिरसा मुंडा ने 25 वर्ष की अल्पायु में ही ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ जिस क्रांति का आगाज किया, उसकी धमक आज भी देश के जनजातीय समाज में, खासतौर पर छोटा नागपुर के इलाके में सुनाई पड़ती है। बिरसा मुंडा ने न केवल आजादी की लड़ाई में योगदान दिया था, बल्कि उन्होंने आदिवासी समुदाय के उत्थान के लिए भी कई कार्य किए थे। आदिवासियों के भगवान माने जाने वाले बिरसा मुंडा की संघर्ष की शुरुआत चाईबासा में हुई थी, जहां उन्होंने 1886 से 1890 तक 4 वर्ष बिताए। वहीं से अंग्रेजों के खिलाफ एक आदिवासी आंदोलन की शुरुआत हुई। यह वह दौर था जब उनके आदिवासी क्षेत्र में सरदार आंदोलन चल रहा था, जो भूमिज मुंडा सरदारों के नेतृत्व में लड़ा जा रहा था। बिरसा ने वनवासियों को उनके ही जंगल से वंचित किए जाने के विरोध में इस आंदोलन में शामिल होने का फैसला किया। 1894 में सरदारी लड़ाई मजबूत नेतृत्व की कमी के कारण सफल नहीं हुआ, लेकिन यहीं से बिरसा मुंडा का उदय होने लगा। उन्होंने वनवासियों को अपने आदिवासी धर्म की ओर लौटने को प्रेरित किया और लोगों के बीच उनकी एक संत के जैसी छवि बनने लगी। उन्होंने लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होने के लिए प्रेरित किया। साहूकारों से अपनी जमीन को फिर से पाने के लिए मुंडा समुदाय के लोगों ने आंदोलन की शुरुआत की और इसे ही उलगुलान का नाम दिया था। बिरसा मुंडा ने लोगों से ईसाई धर्म छोड़कर एक ही भगवान को मानने को कहा। उन्होंने खुद को मसीहा बताते हुए ऐलान किया कि वे अपने लोगों को राज्यों को वापस दिलाने के लिए आए हैं। उन्होंने विक्टोरिया रानी का राज खत्म होने का ऐलान किया और मुंडा राज शुरू होने की घोषणा की। मुंडा उन्हें धरती आबा कहने लगे थे। उन्होंने अंग्रेजों को कमजोर करने के लिए उन्हें कोई टैक्स ना देने की अपील की थी। इसी बीच 2 साल के लिए बिरसा मुंडा को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करने के लिए अपने लोगों के साथ गुप्त बैठकें शुरू कर दी थीं। सन 1900 आते आते बिरसा का संघर्ष छोटा नागपुर के 550 वर्ग किलोमीटर इलाके में फैल चुका था। सन 1899 में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष को और अधिक मजबूत कर लिया था। धीरे धीरे यह अंग्रेजों और मुंडा आदिवासियों के बीच सीधी लड़ाई होती गई। उनके सिर पर 500 रुपए का इनाम रखा गया। उस दौरान आदिवासी विद्रोह इतना बढ़ गया था कि रांची के जिला कलेक्टर को सेना की मदद मांगने के लिए मजबूर होना पड़ा था। डोमबारी पहाड़ी पर सेना और आदिवासियों की भिड़ंत हुई थी, जिसमें 400 आदिवासी मारे गए थे, लेकिन अंग्रेज पुलिस ने सिर्फ 11 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की थी। अंग्रेजों के खिलाफ आदिवासियों के बढ़ते विरोध के चलते अंग्रेजों को अपनी सरकार गिरने का डर सताने लगा था। अंग्रेजों ने उन्हें रोकने के लिए गिरफ्तारी वारंट निकाला, जिसके चलते 3 मार्च साल 1900 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर और उनके साथियों पर मुकदमा चलाया गया, लेकिन 9 जून 1900 को उनकी मृत्यु हो गई। बताया जाता है कि उन्हें अंग्रेजों ने जहर दे दिया था। उनके बाद आंदोलन तो दब गया, लेकिन 1908 में कानून बन गया कि आदिवासियों से जमीन नहीं ली जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। चलिए अब बात करते हैं वायु प्रदूषण की। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। सफर इंडिया के अनुसार दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक 336 दर्ज किया गया, जो बहुत खराब श्रेणी में है। आने वाले दिनों में भी दिल्ली के हालात ऐसे ही बने रहने की संभावना है।
प्रदूषण बढ़ने से लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को आंखों में जलन, सांस में तकलीफ आदि की समस्या होने लगी है। पॉल्यूशन का स्तर तो बहुत हो गया है, मतलब नवंबर के हिसाब से मतलब अच्छा खासा हो गया। इतना एक्सपेक्ट नहीं हो रहा था कि इतना हो जाएगा। महसूस हो रहा है छाती में जैसे कैसे ही हो, दम घुट रहा है, क्या कर खांसी नहीं जा रही, खांसी सी आ रही है। यंग है उनको तो ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, जो जिनका एज ज़्यादा है उन लोगों को ज़्यादा फर्क पड़ रहा है, और सांस लेने में थोड़ा दिक्कत तो सभी को महसूस हो ही रही है। जितना कंफर्टेबली आप बाकी महीनों में भाग पाते हो, जून जुलाई अगस्त के टाइम पे, तब ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है, लेकिन जितना आप कंफर्टेबली तब रहते हो उतना बिल्कुल अभी फील नहीं होता है। आँख में जलन है, जैसे ही मैं आज सुबह घर से बाहर निकला तो सर में दर्द हुआ, सर भारी हो जाता है, मास्क भी काम नहीं आ रहे। मैं बोलूँ तो आज तो काफ़ी ज़्यादा है, कि कल ही मैंने पढ़ा था कि पराली 7 टाइम्स ज़्यादा बढ़ गई एक ही दिन में। तो प्रदूषण की इस बात के बाद आइए अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। आज सियाचिन बेस कैंप का दौरा और सैनिकों के साथ बातचीत करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। स्वयं सहायता समूहों और स्थानीय आदिवासियों के साथ भी संवाद का है कार्यक्रम। भारत बांग्लादेश के प्रधानमंत्री आज संयुक्त रूप से करेंगे 3 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन। दोनों देशों को जोड़ने वाले 2 रेल प्रोजेक्ट और एक मेगा पावर प्लांट का होगा शुभारंभ। मध्य प्रदेश के महासंग्राम में आज उतरेंगे शिवराज, प्रहलाद और स्टार प्रचारकों की फौज। कमलनाथ ने भी झोंकी ताकत। मिजोरम में राजनाथ सिंह और छत्तीसगढ़ में खड़गे करेंगे चुनाव प्रचार। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने की पुर्तगाली समकक्ष के साथ बैठक। द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग में प्रगति समेत भारत प्रशांत और मध्य एशिया पर हुई चर्चा। प्रधानमंत्री आज शाम एशियाई पैरा गेम्स में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय दल से करेंगे संवाद। भारत ने 29 स्वर्ण सहित जीते हैं कुल 111 पदक। और आईसीसी विश्व कप में सेमीफाइनल की दावेदारी मजबूत करने उतरेगी न्यूजीलैंड दक्षिण अफ्रीका की टीम। कल पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 7 विकेट से दी मात। और अब बारी है अखबारों की सुर्खियां जानने की। तो अखबारों की सुर्खियां जानने के लिए आपको लिए चलते हैं हमारी सहयोगी संध्या के पास। जी संध्या, क्या कुछ है आज के प्रमुख अखबारों की सुर्खियां? जी शैला, अखबारों की सुर्खियों की बात करें तो मेरी माटी मेरा देश और आज़ादी के अमृत महोत्सव के समापन समारोह से जुड़ी हुई खबर को आज सभी अखबारों ने पहले पेज पर हेडलाइन के साथ लिया है, और जो कि राजधानी में संपन्न हुआ। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में ये बात कही कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान भारत ने कई मुकाम तो देखे हैं, लेकिन अब मंजिल पानी है, और ये जो मंजिल होगी वो क्या होगी? वो होगी 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। तो इस बात को आज सभी अखबारों ने प्रमुखता के साथ लिया है। अगली खबर मौसम से जुड़ी हुई है। जैसा कि अभी आपने भी बताया कि राजधानी में मौसम का हाल बहुत ही बुरा है, क्योंकि प्रदूषण बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो इसे लेकर के उच्चतम न्यायालय ने राजधानी सहित राजस्थान, पंजाब, हरियाणा से और उत्तर प्रदेश सरकार से हलफनामा मांगा है कि प्रदूषण की रोकथाम के लिए उन्होंने क्या कुछ कदम उठाए हैं। इसके अलावा बात करें तो देश के अधिकांश हिस्से नवंबर में गर्म रहेंगे। ये मौसम विभाग की ओर से एक अनुमान लगाया गया है और बताया है कि जो चालू माह है उसमें बारिश की संभावना भी है। अल नीनो की मौजूदगी नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी बेहतर मानसून होने की उम्मीद है। तो ये खबर मौसम से जुड़ी हुई। अगली खबर की बात करें तो ये है सौर ऊर्जा से जुड़ी हुई। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 6ठी सभा का कल उद्घाटन हुआ, जिसमें केंद्रीय बिजली मंत्री आर.के. सिंह ने संबोधन दिया और उन्होंने इस दौरान ये बात कही कि 2030 तक दुनिया की 65%
मांग पूरी हो सकती है सौर ऊर्जा के माध्यम से। और उन्होंने ये भी कहा कि 2050 तक 90% तक योगदान दे सकते हैं सौर ऊर्जा। आपको बता दें कि G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भी स्वच्छ ऊर्जा में बदलाव की तत्काल आवश्यकता जताने पर जोर दिया गया था। अगली खबर की बात करें तो ये है MiG-21 से जुड़ी हुई, जी हाँ, जिसको एक समारोह आयोजित कर कल वायुसेना ने विदाई दी और इस खबर को आज अखबारों ने प्रमुखता के साथ लिया है। आपको बता दें कि MiG-21 स्क्वाड्रन ने लगभग 6 दशकों तक देश की सेवा की है और भारत पाक संघर्षों के दौरान भी MiG-21 स्क्वाड्रन ने युद्ध प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अगली खबर की बात करें तो ये है सड़क दुर्घटना से जुड़ी हुई, जिसे कल सड़क परिवहन मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी की है और बताया है कि हेलमेट और सीट बेल्ट की अनदेखी के चलते सड़क हादसे हो रहे हैं। और ये जो रिपोर्ट जारी की गई है कल वर्ष 2020 की, ये आंकड़े बेहद ही चौंकाने वाले हैं। 2021 के मुकाबले सड़क दुर्घटनाओं में लोगों की मौत के आंकड़े ज़्यादा सामने आए हैं और इसको लेकर के केंद्रीय मंत्री ने ये कहा कि ये जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की या मंत्रालय की नहीं है, बल्कि सामूहिक प्रयास होना चाहिए ताकि सड़क दुर्घटनाओं और इस तरह के जो हादसों में मौत होती है उसमें कमी आई जा सके। तो ये रिपोर्ट को भी आज अखबारों ने प्रमुखता के साथ लिया है और हम भी अपने चैनल के माध्यम से देशवासियों से गुजारिश करेंगे कि हेलमेट ज़रूर लगाएं और सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं ताकि इस तरह के हादसों में कमी आ सके। अगली खबर की बात करें तो ये है त्योहारों के मद्देनज़र राजधानी एक्सप्रेस और वंदे भारत एक्स्ट्रा फेरे लगाएगी, जिसे रेल मंत्रालय की ओर से ये कदम उठाया गया है। आपको बता दें कि राजधानी से पटना की ओर जाने वाले यात्रियों की संख्या इस समय में बढ़ जाती है क्योंकि छठ पर्व होता है, तो फेरे बढ़ाने की बात कही गई है और ये जो एक्सप्रेस राजधानी होगी ये कुल 8 फेरे लगाएगी, वहीं वंदे भारत जो है वो 6 फेरे लगाएगी। तो इस तरह के कदम रेल मंत्रालय की ओर से उठाए गए हैं। अगली खबर की बात कर लेते हैं, ये है नवाचार से जुड़ी हुई और खाना पकाने संग पर्यावरण का संरक्षण कैसे किया जा सकता है। इस नवाचार को देश के IIT ने विकसित किया है और बताया है कि जलवायु परिवर्तन के दौर में कैसे हम कार्बन उत्सर्जन पर विशेष जोर दे सकते हैं। IIT मंडी के द्वारा ये नवाचार किया गया है और इसका संचालन मोबाइल ऐप के माध्यम से भी किया जा सकेगा। एक साथ सौर बिजली का ये काम करेगा। साथ ही साथ ये भी बताया है कि बदलती जो जलवायु परिवर्तन है और जो पर्यावरण है उसको कैसे सुरक्षित और संरक्षित रखा जा सकता है। तो एक ऐसा ओवन तैयार किया गया है जो डिजिटल हाइब्रिड होगा और इसके माध्यम से कार्बन उत्सर्जन को हम बचा सकते हैं, अपने पर्यावरण को हम सुरक्षित और संरक्षित रख सकते हैं। तो ये है तमाम अखबारों की आज की सुर्खियां। बिल्कुल संध्या, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रमुख अखबारों की इतनी संक्षेप में खबरों को हम तक प्रस्तुत करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए अब बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें होंगी दुनिया की, खेल की और एंटरटेनमेंट की। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। होंगे बच्चे स्वस्थ भले भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नया सवेरा और चलिए अब देख लेते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरें। इजराइल के सैन्य प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हगारी ने जबालिया के शिविर पर हुए हमले की पुष्टि की है। उन्होंने उस शिविर को केंद्रीय हमास का गढ़ बताया है। इसके साथ ही इजरायली सेना ने तटीय क्षेत्र पर शासन करने वाले हमास पर लड़ाकू कमांडर और हथियारों को रखने के लिए नागरिक इमारतों का उपयोग करने का आरोप लगाया है। हालांकि हमास इन आरोपों से इनकार करता है। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारियों ने कम से कम 50 फिलिस्तीनियों के मारे जाने की आशंका जताई है। और इजराइल और हमास के बीच संघर्ष जारी है। हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह इस समय यरूशलेम में ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। अमृतपाल,
इस संघर्ष का करीब 1 महीना होने वाला है। इजराइल लगातार अपनी सैन्य गतिविधियों में तेजी ला रहा है। आपको क्या लगता है, ये संघर्ष किस दिशा में जाता हुआ दिखाई दे रहा है? जी, आप ठीक कह रहे हैं कि चौथा हफ्ता है, मतलब करीब 1 महीना होने वाला है इसको। तो मुश्किल तो वहाँ हालात बहुत ज़्यादा हैं ह्यूमैनिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और मतलब जो खाना पानी ये की शॉर्टेज, फ्यूल की शॉर्टेज, हॉस्पिटल्स में ओवरवेलम जो हुए हैं वो सब, और फिर लोग मर भी रहे हैं शेलिंग में। तो स्थिति तो बहुत ख़राब है और हर घड़ी ख़राब होती जा रही है। पर इजराइल भी वहाँ अडीग है, वो कह रहा है कि सीज़ फायर तो बिल्कुल नहीं करेंगे। सीज़ फायर करना होगा का मतलब होगा आतंकवाद को समर्पण कर देना। ये बेंजामिन नेतन्याहू के वर्ड्स थे। उन्होंने कहा कि 9/11 के बाद क्या अमेरिका ने समर्पण कर दिया, सीज़ फायर कर दी थी? क्या पर्ल हार्बर के बाद सीज़ फायर कर दी थी? तो वो कहते हैं कि ये प्रोटेक्टेड लंबी लड़ाई होगी। अभी ग्राउंड इन्वेजन उन्होंने किया है, पर कुछ लिमिटेड मेजर में। मेरा ख्याल है कि स्पेसिफिक इंटेलिजेंस का गैदर करेंगे और फिर ऑल आउट इन्वेजन तो इनको करनी पड़ेगी अगर इन्होंने अपना स्टेटेड मिलिट्री ऑब्जेक्टिव अचीव करना है कि हमास को पूरी तरह ख़त्म करना। क्योंकि एरियल स्ट्राइक से आप उनको क्षति तो पहुंचा सकते हैं पर कंप्लीटली नहीं ख़त्म कर सकते। 500 किलोमीटर की तो अंदर टनल्स हैं, मतलब देखें वो छोटा सा एरिया है, मतलब 350 स्क्वायर माइल्स का स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया आप लगाएं। आप दिल्ली में रहते हैं कि ग्रेटर नोएडा जितना या नोएडा के 1.5 गुना जितना एरिया है, उसके अंदर 1300 टनल्स, अंदर ही अंदर पूरा गाजा पट्टी के अंदर टनल्स हैं, 500 किलोमीटर्स की टनल्स। तो 42 या 41 किलोमीटर लंबाई है और उसमें आप और जो चौड़ाई है वो कहीं 5 है, कहीं 10 है, कहीं 12 है। तो इसमें 500 किलोमीटर टनल्स, मतलब आप 41, अब अगर आप ऐसे टनल बनाएं तो आप 10 बार टनल बना दें। तो बहुत एक्सटेंसिव नेटवर्क है और जो बेसिस हैं उनके वो अस्पतालों, स्कूलों, इन सब के नीचे हैं, अंडरग्राउंड हैं। तो अब इनके लिए अगर उनको कंप्लीटली ख़त्म करना है तो क्लोज कॉम्बैट करना होगा, जाना होगा। पर नेतन्याहू के लिए सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि, और उनकी वॉर कैबिनेट के लिए, कि जब सिविलियन अंदर जाने, कंप्लीट इन्वेजन का मतलब होगा सिविलियन कैजुअलिटीज़ ऊपर जाएंगी, उसको ये कैसे हैंडल करेंगे? क्योंकि जो इनके साथी भी हैं अभी तक सपोर्ट कर रहे हैं, वो उसको जस्टिफाई कैसे कर पाएंगे? जो अरब मुल्क कतर जैसे जो मीडिएट कर रहे हैं बंधकों को छुड़वाने के लिए, फिर उनका रवैया क्या होगा? सऊदी जो यमन से आ रही मिसाइल्स को अमरीकी एंटी मिसाइल सिस्टम्स के साथ रोक रहा है, क्या वो रोकना बंद कर देगा? तो इंटरनेशनल प्रेशर को कैसे हैंडल करेंगे और इसके साथ अपना मिलिट्री ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव करेंगे? तो इसके ये इनके माइंड पे वे अपॉन कर रहा होगा और इसके यही फॉल आउट और इम्प्लीकेशंस हैं। अमृतपाल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो अमृतपाल ये बता रहे थे कि अभी फिलहाल इजराइल के जो प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने युद्ध विराम के लिए मना कर दिया है। साथ ही साथ ग्राउंड इन्वेजन शुरू हो गया, लेकिन फिर भी चुनौतियां बहुत है क्योंकि सिविलियन कैजुअलिटी बढ़ सकती है अगर ग्राउंड इन्वेजन किया जाता है। तो देखते हैं ये आगे इजराइल का हमास जो संघर्ष है वो आगे कहाँ बढ़ता है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से प्रेशर बढ़ रहा है कि युद्ध विराम करा जाए, सीज फायर करा जाए, लेकिन फिलहाल के लिए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने युद्ध विराम के लिए सख्त मना कर दिया है। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और खबरें देखेंगे खेल जगत की, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। और आइए अब खबरें देखते हैं खेल जगत की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में एशियाई पैरा गेम्स में हिस्सा लेने वाले भारतीय दल से मुलाकात करेंगे और उन्हें संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री एशियाई पैरा गेम्स में खिलाड़ियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बधाई देने और भविष्य के टूर्नामेंटों के लिए प्रेरित करने के लिए कार्यक्रम में एथलीटों को संबोधित भी करेंगे। भारत ने एशियाई पैरा गेम्स 2022 में 29 स्वर्ण पदक सहित कुल 111 पदक जीते हैं। पदकों की यह कुल संख्या 2018 में किए गए पिछले सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की तुलना में 54% अधिक है। और अब देखेंगे खेल की खबरें फटाफट अंदाज में। आईसीसी विश्व कप में आज अंक तालिका के शीर्ष 3 में शामिल दो टीम दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड का आमना सामना होगा। दोनों टीमों की कोशिश जीत के साथ सेमीफाइनल की दावेदारी को मजबूत करने की होगी। वनडे विश्व कप में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 7 विकेट से हराने में सफलता पाई। बांग्लादेश से जीत के लिए मिले 205 रन के लक्ष्य को पाकिस्तान ने 3 विकेट खोकर 33वें ओवर में हासिल कर लिया। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी बांग्लादेश के खिलाफ पहला विकेट लेते ही वनडे में सबसे तेज 100 वनडे विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज बन गए। उन्होंने 51 मैचों में ये उपलब्धि हासिल करके मिचेल स्टॉक को पीछे छोड़ दिया। गोवा में चल रहे 37वें राष्ट्रीय खेलों में महाराष्ट्र का दबदबा देखने को मिला है। महाराष्ट्र ने अब तक 52 स्वर्ण पदक सहित कुल 123 पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। नवनीत कौर और संगीता कुमारी के गोल से भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में जापान को 2-1 से हरा दिया है। भारत की टीम की प्रतियोगिता में ये लगातार चौथी जीत। और आइए अब खबरें देख लेते हैं सिने जगत से। गोवा में होने वाले 54वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए अंतर्राष्ट्रीय जूरी की घोषणा हो गई है। 20 से 28 नवंबर तक आयोजित होने वाले 54वें इफ्फी के लिए फिल्म निर्माता शेखर कपूर को जूरी का अध्यक्ष बनाया गया है। छायाकार होजे लुई, फिल्म निर्माता और फिल्म मार्केट के पूर्व प्रमुख जेरोम पैलार्ड, फिल्म निर्माता कैथरीन डुसाट और फिल्म निर्माता हेलन लीक को जूरी का सदस्य बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय जूरी फेस्टिवल के सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार के विजेता का चयन करेगी। जूरी सर्वश्रेष्ठ फिल्म के साथ साथ सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और विशेष जूरी पुरस्कार श्रेणियों के भी विजेताओं का चयन करेगी। और आइए अब खबरें एंटरटेनमेंट जगत की फटाफट अंदाज में। धनुष ने संगीत उस्ताद इलैयाराजा की बायोपिक में उनका किरदार निभाएंगे। इस फिल्म की शूटिंग 2024 में शुरू होगी और 2025 तक इसके रिलीज होने की संभावना है। भूल भुलैया में राजपाल यादव के छोटे पंडित के किरदार को उर्फी जावेद ने किया रिक्रिएट। सोशल मीडिया पर मिली धमकी, हैलोवीन के लिए उन्होंने लिया था ये लुक। क्रिश सुपर हीरो फ्रेंचाइजी की चौथी फिल्म क्रिश 4 की स्क्रिप्ट ऋतिक रोशन ने तय की। फरवरी में शुरू हो सकती है फिल्म की शूटिंग। क्रिश 4 की स्क्रिप्ट राकेश रोशन द्वारा लिखी गई है। इस साल दिसंबर में रिलीज होने वाली शाहरुख खान की तीसरी फिल्म डंकी के 2 टीजर होंगे रिलीज। डंकी का टीजर कल शाहरुख के जन्मदिन पर किया जाएगा लॉन्च। बॉलीवुड अभिनेत्री जरीना वहाब की आने वाली वेब सीरीज पीआई मीना का ट्रेलर लॉन्च हुआ है। अमेजन प्राइम वीडियो पर आने वाली इस वेब सीरीज में मुख्य भूमिका में तान्या मानेकतला है। और अब समय आ गया है संस्कृत सीखने का। पिछले एपिसोड में हमने सीखे थे माहेश्वर सूत्र। आज के इस अंक में क्या है खास, देखिए हमारे सहयोगी गवीश द्विवेदी के साथ।
डीडी न्यूज की संस्कृत पाठशाला की इस विशेष श्रृंखला में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। हमने अपने पिछले सत्र में माहेश्वर सूत्रों की बात की थी। आज हम बात करेंगे इसी की वैज्ञानिकता की। माहेश्वर सूत्र संस्कृत की वर्णमाला है। इसमें सबसे पहले स्वर, उसके बाद व्यंजनों को रखा गया है। अपना अपना इनका उच्चारण स्थान है जिनकी हम बात करेंगे। माहेश्वर सूत्रों का अभ्यास, जी हाँ, इनका उच्चारण अभ्यास हमारे मुंह के लिए, हमारी जो वोकल कॉर्ड्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा बताया जाता है। हम अक्सर अपने शरीर को फिट रखने के लिए जिम जाते हैं ना, वैसे ही हमारी जो वोकल कॉर्ड्स हैं उनके अभ्यास के लिए माहेश्वर सूत्रों का उच्चारण बहुत ज़रूरी बताया गया है। हमें सुबह या शाम जब भी समय मिले इन माहेश्वर सूत्रों का उच्चारण करना चाहिए। इससे किसी भी भाषा सीखने में आपकी बहुत ही गति जल्दी बनेगी, आप बहुत ही जल्दी कोई भी भाषा सीख सकेंगे। अभी हम बात करते हैं संस्कृत भाषा की। संस्कृत भाषा के ये सूत्र अपने आप में बहुत वैज्ञानिक हैं। सबसे पहले इनमें स्वर हैं, जैसे अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ। उसके बाद व्यंजन क्रम में रखा गया है। वर्णमाला में जिस प्रकार वर्गों की व्यवस्था की गई है, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग इत्यादि, उसी क्रम से पहले वर्गों के 5वें, फिर चौथे, फिर तीसरे, दूसरे और पहले व्यंजनों को इन माहेश्वर सूत्रों में रखा गया है। इनके उच्चारण अपने आप में बहुत ही लाभकारी होते हैं। इनके उच्चारण स्थान भी बताए गए हैं, जैसे कंठ, अ और कवर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। कंठ, जिसे हम एपिग्लॉटिस कहते हैं, वहां से इन सभी वर्णों का उच्चारण होता है, जैसे अ, आ, क, ख, ग, घ इत्यादि। ऐसे ही चवर्ग है, इसका उच्चारण स्थान है तालु, जिसको हम पैलेट कहते हैं, सॉफ्ट पैलेट, जो हमारे दांतों के ठीक ऊपर का थोड़ा सा भाग है, जहां पर कुछ हल्के खुरदुरे से ब्रेकर्स जैसी रचनाएं हमारे मुख में हैं। वहां से ई और चवर्ग का उच्चारण होता है। आप खुद अभ्यास करिए। अगर च बोलना हो तो बिना जीभ को अपने दांतों के ठीक ऊपर लगाए क्या आप च बोल सकते हैं? क्या आप छ बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। यही इसकी वैज्ञानिकता है, क्योंकि हमें इसका कारण पता है। विज्ञान वही है जिसका हमें कारण पता होता है। विज्ञान हमें कारण सिखाता है, कारण बतलाता है और कारण तक दिखाने का, कारण तक ले जाने का रास्ता बताता है। अपनी संस्कृत की पाठशाला में हम इन्हीं कारणों की बात करते हुए आपके साथ ऐसे ही सूत्रों पर बात करते चलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलेंगे संस्कृत की पाठशाला में। और संस्कृत की पाठशाला के बाद चलिए बात कर लेते हैं आपकी सेहत की। और अगर आपकी सेहत की बात की जाए तो पेट में अचानक अत्यधिक तेज दर्द हो तो इसे अपेंडिसाइटिस का एक लक्षण हो सकता है। अपेंडिसाइटिस क्या है और अपेंडिसाइटिस होने के कारण क्या है, आइए आपको बताते हैं। अपेंडिसाइटिस यानी अपेंडिक्स में सूजन एक आम समस्या है। अपेंडिक्स बड़ी आंत के साथ जुड़ा होता है और उदर के निचले भाग में दाईं ओर स्थित होता है। आप वर्ल्ड में कहीं भी लो, कोई भी लेवल की हॉस्पिटल लो, वेदर वो आप छोटे गांव की हॉस्पिटल हो या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो या टर्शरी केयर सेंटर हो, हर जगह कॉमनेस्ट सर्जिकल इमरजेंसी आज के दिन भी एक्यूट अपेंडिसाइटिस होता है। डॉक्टर जो आपको देख रहा है वो आपका हिस्ट्री लेता है, वो पूछता है कि कौन से सीक्वेंस में आपको दर्द हुई है। और अपेंडिसाइटिस के लिए जो दर्द होती है वो बड़ी क्लासिकल दर्द होती है। दर्द पहले अम्बिलिकस के अराउंड होती है, उसके थोड़े उसके साथ एक आधा वॉमिटिंग हो जाता है, उसके बाद पेन वो जो एब्डोमेन के राइट साइड, लोअर साइड, राइट इलियक फोसा कहते हैं, वहाँ शिफ्ट हो जाती है, वो शिफ्टिंग पेन होता है। उसके बाद वॉमिटिंग जो होती है, एक आधा वॉमिटिंग होती है, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग नहीं होते अनलेस इट इज़ ए कॉम्प्लिकेटेड अपेंडिसाइटिस। उसके बाद पेशेंट को थोड़ा बहुत बुखार हो जाता है, क्या कि 100 डिग्री का बुखार हो जाए। ऐसे जो किडनी का स्टोन है तो जो यूरेटर में आता है उससे भी यही सिम्टम होते हैं। यूरिन में इन्फेक्शन हुआ, इससे भी यही सिम्टम होते हैं।
और कुछ बदआज़मी हो गई उससे भी यही सिम्टम होते हैं। तो ये ज़रूरी है कि भाई कि डॉक्टर जो इलाज कर रहा है आपको केयरफुली देखेगा और ये हिस्ट्री आपसे लेगा। अल्ट्रासाउंड करने से ऑलमोस्ट आप 90 to 95% अपेंडिक्स को डायग्नोस करते हैं और इसमें भी अगर डाउट होती है तो फिर सीटी स्कैन करके देखते हैं। अपेंडिसाइटिस होने पर व्यक्ति को पेट में अत्यधिक दर्द होता है। यदि इसका इलाज न किया जाए तो अपेंडिक्स फट सकता है और जीवन के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है। अपेंडिसेक्टमी इज़ द ट्रीटमेंट, क्योंकि ये बड़ी सिंपल ऑपरेशन है। इसके बाद रिकवरी अच्छी हो जाती है, इमीडिएटली आप घर जा सकते हो। जैसे सर्जरी हुआ नेक्स्ट डे खाना पीना सब शुरू होता है। तो बेस्ट ट्रीटमेंट होता है कि अपेंडिसेक्टमी। लेकिन अगर किसी में लेट पहुंचते हैं तो फिर उनमें हम पहले एंटीबायोटिक देते हैं, उनको 2-4 दिन खाना नहीं खिलाते हैं, फिर आईवी फ्लूइड देते हैं। उसके बाद 6-8 हफ्ते के बाद उस अपेंडिसाइटिस का सर्जरी करते हैं, उसको हम इलेक्टिव अपेंडिसेक्टमी बोलते हैं। जब आप अगर सर्जरी के लिए आते हैं तो ये बड़ी सिंपल ऑपरेशन है। ये ऑपरेशन आप बड़े सेंटर्स में या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आज के दिन में लैप्रोस्कोपिकली हो जाती है, दूरबीन से आपकी इंसिशन भी दिखती नहीं है। उसको जल्दी इलाज करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर कॉम्प्लिकेशन हो गई या वो परफोरेशन हो गया, फिर उसके बाद पेट में पूरा इन्फेक्शन फैल गया, उसके वजह से आपको सेप्टिसिमिया हो गया, वो सब अवॉइड करने के लिए अर्ली इमरजेंसी अपेंडिसेक्टमी करना ज़रूरी है और इसकी सक्सेस रेट 100% ही होती है ऑलमोस्ट। अपेंडिक्स को सर्जरी द्वारा निकालना सुरक्षित है और सर्जरी के बाद व्यक्ति सामान्य जीवन जी सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और आइए अब देखेंगे मौसम का हाल। तो नया सवेरा के इस अंक में आज इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़ चलते हैं सेना विमानन कोर की झलकियों के साथ। जी हाँ, सेना विमानन कोर की झलकियाँ जो कि आज अपना 38वां स्थापना दिवस मना रही है। आप उठाइए इन झलकियों का आनंद और हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार।